नमस्ते। आज हम सब मिलकर समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। हम पहुंचेंगे उस दौर में जहां से भारतीय सभ्यता की कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी सभ्यता जिसे हम आज सिर्फ और सिर्फ उनके गाए हुए गीतों के जरिए ही जान पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी ऐसी सभ्यता को कैसे समझा जाए जिसके ना तो शहर मिलते हैं, ना कोई लिखी हुई लिपि और ना ही कोई मूर्तियां। मतलब जब इतिहास के जो सबसे आम सुराग होते हैं वो ही गायब हों, तो फिर उनके रहस्यों से पर्दा कैसे उठाया जाए? इसका जवाब उन्हीं लोगों की आवाज में छिपा है। जी हाँ, हम उनके गाए हुए गीत सुनते हैं। वो भजन, वो प्रार्थनाएं जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती चली आ रही हैं। तो चलिए, इसी सुराग के सहारे आगे बढ़ते हैं। ये सुराग है ऋग्वेद, हमारा इकलौता लेकिन सबसे मजबूत सुराग जो हमें उस दौर के लोगों, उनकी दुनिया और उनकी सोच के बारे में सब कुछ बताता है। तो आखिर ये ऋग्वेद है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसे आप एक पूरी सभ्यता की जीती जागती मौखिक लाइब्रेरी समझ सकते हैं। इसमें 1028 संस्कृत भजन है। और सबसे कमाल की बात, ये दुनिया की किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है। सोचकर देखिए, इसे लिखा नहीं गया था। इसे हजारों साल तक सिर्फ सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। कमाल है ना? अब जरा समय को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की। और इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए सोचिए, जिस वक्त यहाँ सप्त सिंधु के किनारे ये भजन रचे जा रहे थे, ठीक उसी समय मिस्र में ताकतवर फेरो अपना साम्राज्य चला रहे थे और चीन में शांग राजवंश का राज था। मतलब ये दुनिया के महान प्राचीन सभ्यताओं का दौर था। तो ये लोग कौन थे और रहते कहाँ थे? देखिए, ये कोई शहर बसाने वाले लोग नहीं थे। ये थे अर्धघुमंतु पशुचारक। मतलब इनकी जिंदगी का केंद्र थे इनके मवेशी। ये सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर रहते थे, जो आज के भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। ये अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई थी। तो सवाल उठता है कि ऐसा समाज जो हमेशा चलता फिरता रहता था, वो संगठित कैसे था? आखिर इनके समाज की बनावट कैसी थी? चलिए, परिवार से लेकर कबीले तक की इनकी संरचना को समझते हैं। देखिए, इनकी सामाजिक संरचना एकदम सीधी और तार्किक थी। सबसे छोटी और बुनियादी इकाई थी कुल, यानी परिवार। फिर कई कुल मिलकर बनाते थे एक ग्राम, जिसे हम गांव कह सकते हैं। कई ग्राम जब एक साथ आते तो बनता था एक विश, यानी एक वंश या क्लैन। और आखिर में कई विश मिलकर बनाते थे सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, जिसे कहते थे जैन, यानी कबीला। और हाँ, ये एक पितृसत्तात्मक समाज था, यानी परिवार का मुखिया, जिसे गृहपति कहा जाता था, वो घर का सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता था। सारे बड़े फैसले लेने का अधिकार उसी के पास था। तो हमने समाज की बनावट तो देख ली, पर इस कबीले को चलाता कौन था? शक्ति और राजनीति का केंद्र कौन था? चलिए अब इनके जनजातीय मुखिया के बारे में जानते हैं। कबीले के मुखिया को राजन कहते थे। लेकिन एक मिनट, ये आज के जमाने के राजा जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके पास कोई असीमित अधिकार नहीं थे। राजन का सबसे पहला और जरूरी काम था अपने कबीले और सबसे जरूरी अपने मवेशियों की रक्षा करना। वो एक चुना हुआ नेता होता था जिसे उसकी बहादुरी और काबिलियत के लिए चुना जाता था, ना कि इसलिए कि वो किसी राजा का बेटा है। और मजे की बात यह है कि राजन अकेले ही सारे फैसले नहीं लेता था। उसकी शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए 2 बहुत जरूरी संस्थाएं थीं। पहली थी सभा, ये कबीले के चुने हुए बड़े बुजुर्गों की एक काउंसिल होती थी। और दूसरी थी समिति। ये एक बड़ी आम सभा थी जिसमें कबीले के लगभग सभी लोग हिस्सा ले सकते थे और अपनी राय रख सकते थे। एक तरह से कहें तो ये उस जमाने का लोकतंत्र था। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था की। ऋग्वैदिक काल में सबसे कीमती चीज क्या थी? सोना? जमीन? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। आज हम दौलत को सोने, जमीन या बैंक बैलेंस से मापते हैं, है ना? लेकिन उस दुनिया में धन का पैमाना इनमें से कुछ भी नहीं था।
तो फिर क्या था? दौलत की सबसे बड़ी इकाई थी गाय। जी हाँ, गाय। किसी व्यक्ति की अमीरी, उसका सामाजिक रुतबा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पास कितनी गायें हैं। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उनकी असली मुद्रा थी, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। और ये बात उनके भजनों में बार बार आती है। ऋग्वेद में देवताओं से बार बार प्रार्थना की जाती है कि उन्हें ढेर सारी गायों का वरदान मिले। मतलब गायों की चाहत उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। तो कुल मिलाकर इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पशुचारण और बार्टर सिस्टम यानी चीजों के लेन देन पर आधारित थी। हाँ, घोड़े बहुत जरूरी थे, लेकिन किस लिए? परिवहन और युद्ध के लिए। और युद्ध भी क्यों होते थे? ज्यादातर गायों के लिए ही। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, युद्ध के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, गविष्टि, जिसका सीधा सीधा मतलब है गायों की खोज। अच्छा, तो हमने उनके समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को तो समझ लिया, पर उनकी सोच कैसी थी? वो दुनिया को कैसे देखते थे? चलिए, अब उनकी आंतरिक दुनिया में झांकते हैं और जानते हैं उनके देवी देवताओं के बारे में। देखिए, ऋग्वैदिक लोगों के लिए देवता प्रकृति की ही शक्तियां थीं। उन्होंने तूफान, आग, सूरज, इन सबको ही देवता मानकर उनकी पूजा की। उनके लिए कोई मंदिर नहीं थे, वो खुले में यज्ञ करते थे और मानते थे कि यज्ञ की अग्नि के जरिए उनकी प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचती हैं। अगर सबसे प्रमुख देवताओं की बात करें तो 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहले इंद्र, जो तूफान और युद्ध के देवता थे और जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था। दूसरे अग्नि यानी आग, जो इंसानों और देवताओं के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते थे। और तीसरे सोम, जो एक खास पौधे से बनने वाला एक दिव्य पेय था जिसका अनुष्ठानों में बहुत महत्व था। और वो पूजा पाठ करते क्यों थे? मोक्ष या परलोक सुधारने के लिए नहीं। उनकी प्रार्थनाएं बहुत ही व्यावहारिक होती थीं, इसी जीवन से जुड़ी हुई। वो देवताओं से क्या मांगते थे? अच्छी फसल, सेहतमंद बेटे, युद्ध में जीत और हाँ, ढेर सारी गायें। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस प्राचीन युग की विरासत क्या है? बहुत गहरी। आज हम जो संस्कृत भाषा जानते हैं उसकी जड़ें यही हैं। बाद में आने वाले भारतीय दर्शन के कई बड़े बड़े विचार यहीं से निकले। हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के शुरुआती रूप भी यहीं मिलते हैं। सच कहें तो ये वो बुनियाद है जिस पर बाद के भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा खड़ा हुआ। लेकिन सोचिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। ये ऋग्वेद की दुनिया, पशुचारण और भजनों की दुनिया थी। पर क्या होता है जब यही लोग एक जगह टिककर बसना शुरू कर देते हैं? जब खेतीबाड़ी बड़े पैमाने पर होने लगती है और धीरे धीरे शहर बसने लगते हैं, तब क्या होता है? खैर, ये एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत है जिसकी बात हम फिर कभी